So we'll go ahead with last topic of this chapter. Of course, रेडिएशन नाम का एक टॉपिक है, वो 12th में ही कवर होगा आपका. तो रेडिएशन जो टॉपिक है, इन डिटेल वी विल लर्न इन 12th. That is the third mode of transfer of heat, in which heat is transferred from one point to another without any medium through electromagnetic waves. जैसे सन से अर्थ तक हीट आता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जैसे फ्रॉम सन टू अर्थ, विदाउट एनी मीडियम, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तीन मोड्स थे ना ट्रांसफर ऑफ हीट के. एक था कंडक्शन. कंडक्शन में बिकॉज ऑफ कोलिजन हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. उसके लिए मीडियम कंटिन्यूअस चाहिए. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सन और अर्थ इसके बीच में मीडियम नहीं है तो कंडक्शन के थ्रू तो हीट ट्रांसफर होगा नहीं, बिकॉज कंडक्शन के लिए यू नीड कंटिन्यूअस मीडियम. उसके बाद था कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल खुद ही हीट लेके गया, और वो हमने कल ही डिटेल में देखा था. लास्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज रेडिएशन, जिसमें हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है. इट कैन ऑल्सो गो थ्रू वैक्यूम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ऑल्सो. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एट दिस पर्टिकुलर स्पीड. तो रेडिएशन सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड में. 12th में आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर नंबर 3 में आएगा वो. तो इफेक्टिवली स्पीकिंग, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी 12th में वापस है, लेकिन एनीवेज बिकॉज इट इज अ गुड टाइम टू स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. गुड टाइम क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ना, ये ठंडी के दिन में ज्यादा जल्दी समझ में आता है. नॉट बिकॉज इट इफेक्ट्स योर ब्रेन और समथिंग, लेकिन यू कैन रिलेट इट वेरी वेल. फॉर एग्जाम्पल, अब खासकर तो अभी के इस साल तो कुछ ज्यादा ही ठंड है हमारे यहाँ पे. तो सुबह सुबह व्हेन यू थिंक ऑफ टेकिंग शॉवर, नहाने का सोचे तो पानी गर्म किए, पानी गर्म कर दिए बहुत ज्यादा, बकेट में निकालने लगे और जल्दी ठंडा भी हो गया. तो होता क्या है, जितना ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर है, उल्टा अदर वे राउंड, ज्यादा है कि कम है, गर्म पानी गर्म होता है कि ठंडा होता है? हाँ, तो ज्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो उतना ही फास्ट कूलिंग होगा. इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. मैं स्टेटमेंट बताऊंगा आपको, पर आइडिया ये है, अगर सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, उतना ही हीट फास्ट लॉस होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक बॉइलिंग वाटर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग अगर 3-4 डिग्री है, तो डिफरेंस इज लाइक 95-96 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है. तो जितना ज्यादा बॉडी के टेम्परेचर में और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ही कूलिंग फास्ट होगा. इसको तुम बोलते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. वैसे बाय द वे तुमको पता होना चाहिए कि हीट लॉस कौन करेगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि यू ऑलरेडी नो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सो द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to. अभी देखो क्या है ना, बुक्स में और नोट्स में लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट बता देता हूँ, फिर वी विल राइट इट इन अ सिंपलर वे. तो आपको टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो ऐसा लिखा होगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, excess of temperature of a body over its surrounding, over its surroundings. मतलब क्या? मतलब सिर्फ इतना है, what is the meaning of excess? What is excess? Extra. तो मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर थीटा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा 0 है. तो व्हाट इज एक्सेस टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी? थीटा माइनस थीटा 0. एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर सराउंडिंग मतलब थीटा माइनस थीटा 0. तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट तुमको याद होगा, हीट मतलब क्यू, और रेट ऑफ लॉस मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो एक सेकेंड में बॉडी में से कितना हीट लॉस हो रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है?
एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग। ये अभी बुक के लिखने का तरीका है, आई विल रिपीट अगेन। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब एक सेकेंड में उस हॉट बॉडी ने कितना हीट लॉस किया, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का कितना टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू सराउंडिंग। या तो ऐसा बोलो, या तो सीधा सीधा बोल दो, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड surrounding. Simple. So you can also say the rate of loss of heat of a body is directly proportional to rate of loss of heat of a body is directly proportional to, किसको directly proportional है? difference in temperature of the body and its surroundings. तो टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया है, ग्राफ वगैरह भी दिया है, तो वी विल नॉट डू दैट। हम लोग इसको सिंपल रखेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है तो सिंपल रखेंगे। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब क्या? डी क्यू बाई डी टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? थीटा माइनस थीटा जीरो। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा क्या है? थीटा क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी है। जैसे तुम हॉट वाटर की बात कर रहे हो, तो हॉट वाटर इज योर बॉडी, तो थीटा इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड थीटा जीरो क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स है। तो ये सारे के सारे चीजें तुमने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किए ही और कर भी रहे हो। सुबह सुबह ठंड में जितना ज्यादा पानी गर्म करोगे उतना जल्दी ठंडा होगा। इसके लिए पेरेंट्स बोलते हैं ना कि गर्म पानी के साथ ठंडा मिक्स करो। हमको नहीं समझ में आता कि क्यों बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ठंड के दिन है और ठंडा पानी मिक्स करने के लिए बोल रहे हैं। वो तुमको बता रहे हैं, साइंस है। तुम अगर 100 डिग्री पे पानी को लेके जाओगे उतना जल्दी ठंडा हो जाएगा। तुम थोड़ा सा अगर ठंडा पानी मिक्स कर रहे हो उसके अंदर, तो यू आर प्रैक्टिकली ब्रिंगिंग द टेम्परेचर डाउन। मतलब मे बी बाय मिक्सिंग कोल्ड वाटर टू हॉट वाटर यू ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 70 डिग्री। सराउंडिंग टेम्परेचर पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, लेकिन अब अगर तुम देखोगे सराउंडिंग और वाटर के टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया कम। डिफरेंस कम होना मतलब अब हीट जो लॉस हो रहा है वो कम होगा पर सेकेंड, मतलब ज्यादा टाइम तक वो बॉडी हॉट रहेगा। दिस इज व्हाट इट मींस। सेम गोज विद टी। चाय, जितना ज्यादा चाय गर्म करोगे उतना ही जल्दी ठंडा हो जाएगा वो, बिकॉज ऑफ सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये उसका ओरिजिनल स्टेटमेंट है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हूँ, आई विल राइट डाउन सम कांस्टेंट, क्योंकि जब जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लिखते हो, तो के थीटा माइनस थीटा जीरो, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये कोई भी एक कांस्टेंट है, जरूरी नहीं आपको के लिखना है, यू कैन राइट डाउन सी आल्सो इफ यू वांट। तो एक कुछ कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। गुड। इक्वेशन नंबर 1, डू यू रिमेंबर? आपको हीट इक्वेशन याद है क्या? क्या था हीट इक्वेशन? एम एस थीटा। हाँ, डेल्टा थीटा मतलब थीटा। कोई बात नहीं, आई जस्ट राइट इट डाउन। हीट इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक इंटू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। कोई बात नहीं, एक काम करो, डेरिवेटिव ले लो। लेट अस टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज एम? मास। मास चेंज हुआ क्या? नहीं, मास तो कांस्टेंट है। अगर मेरे पास 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है तो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर ही है। स्पेसिफिक हीट, ये तो कांस्टेंट ही होता है। तो चेंज क्या हुआ? अगर वाटर हीट लॉस कर रहा है मतलब वाटर कूल हो रहा है, मतलब चेंज क्या हो रहा है? टेम्परेचर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? डी थीटा बाई डी टी। ओके। तो हमने हीट इक्वेशन ही यूज किया, डेरिवेटिव ले लिया। हीट इक्वेशन था हीट इक्वल टू एम इंटू एस इंटू थीटा। थीटा इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए मैं यहाँ पे टी नहीं यूज कर रहा, क्योंकि वो हम कहीं और यूज करेंगे बाद में। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, थीटा हियर रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर। फिर डेरिवेटिव ले लिया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू यू सी? लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब यू कैन राइट दिस एज एम एस डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू के इंटू थीटा माइनस थीटा जीरो। तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के अपॉन एम एस थीटा माइनस थीटा जीरो।
के क्या था, कांस्टेंट, एम क्या है, कांस्टेंट, एस क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अगेन कांस्टेंट, मतलब डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो। तो यहां से आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का अल्टरनेट स्टेटमेंट बना सकते हो। तुमने पहले स्टेटमेंट में क्या बोला, आपने बोला कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्यों बोला रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्योंकि तुम क्या लिख रहे थे, डी क्यू बाई डी टी, अब क्या लिख रहे हो, डी थीटा बाई डी टी। तो वर्ड क्या चेंज होगा, अभी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे द फॉल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि थीटा क्या है, टेम्परेचर है, फॉल क्या हो रहा है, टेम्परेचर। तो तुम ऐसा बोल सकते हो द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to the difference of temperature between the body and its surrounding, या फिर the rate of fall of temperature is directly proportional to excess of temperature of a body over its surrounding। इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखते हो कि कितना जूल पर सेकेंड लॉस हो रहा है, या फिर कितना कैलोरी, एक सेकेंड में कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है। यहाँ पे तुम देखते हो कि एक सेकेंड में कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक सेकेंड में 10 जूल एनर्जी इज लॉस्ट, तो हम बोलेंगे 10 जूल पर सेकेंड। यहाँ पे हो सकता है कि एक सेकेंड में टेम्परेचर 2 डिग्री से कम हो गया, तो क्या बोलोगे, 2 डिग्रीज पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप बताते हो कि एक सेकेंड में कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है, और वहां बताते हो कि एक सेकेंड में कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है। ओके, तो सिंपल, तो अल्टरनेट स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो से, अल्टरनेटिवली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग can also be stated as rate of fall of temperature, इंक्रीज नहीं होता, कम ही होता है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको, डायरेक्टली proportional to difference in temperature of body and its surrounding, difference in temperature of a body and its surroundings। तो ये दो स्टेटमेंट है, यू कैन राइट एनी वन ऑफ दिस। सिर्फ याद रखना, इन दिस केस यू राइट इन टर्म्स ऑफ हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट पर सेकेंड, इन दिस केस यू राइट इन टर्म्स ऑफ हाउ मच इज द फॉल इन टेम्परेचर पर सेकेंड। गुड, राइट। तो दैट इज द एंड ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट। अभी हमारे आखिरी के 2 या 3 एग्जांपल्स बाकी है, पहले वो कंप्लीट करेंगे। So let us move ahead to the next question, practice problem number 14। 13 नंबर क्वेश्चन जो है ना, वो लैटेंट हीट का है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया लैटेंट हीट इज नो मोर देयर इन द सिलेबस, तो जहां पे जरूरत होगी उधर मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन में लगने वाला है हमको लैटेंट हीट का मतलब क्या है, वो मैं तब बता दूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लैटेंट हीट ओवरऑल मतलब। जहां लगेगा वहां देखेंगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। तो लेट अस कंटिन्यू विथ दिस क्वेश्चन। फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स ऑफ अ स्टील प्लेट। एक स्टील प्लेट है, उसके 2 साइड्स में टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है, और स्टील प्लेट का थिकनेस आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। व्हेन हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट अ रेट ऑफ 400 केल्विन, केल्विन नहीं है वो, किलो कैलोरी पर मिनट है, तो दिस इज के कैल होना चाहिए, 400 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, ये याद रखना, पर स्क्वायर मीटर मतलब डिवाइड बाय एरिया। तो Q बाय 80 दिया हुआ है, ये 400। एट अ स्टेडी स्टेट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इज, स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.026 किलो कैल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एज यूजुअल लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर द गिवन पैरामीटर्स। सबसे पहले थिकनेस आपको दिया हुआ है। अगर आपको डायग्राम कल का याद नहीं, हमने कल ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आई विल जस्ट ड्रॉ इट अगेन। एक स्टील का प्लेट है, लेट अस से दिस इज अ स्टील प्लेट, और ये जो स्टील प्लेट है इसका कुछ थिकनेस होगा, इट हैज सम पर्टिकुलर थिकनेस। तो जो थिकनेस है, थिकनेस प्लेट का, उसको हम लोग बोल रहे हैं 4 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स।
तो ये जो थिकनेस है x, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 × 10⁻² मीटर। हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट अ रेट ऑफ, तो हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना दिया हुआ है 400। 400 क्या, किलो कैलोरी, के कैल, पर मिनट, पर मिनट है वो, पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। इसको पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करोगे, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर 60, तो के कैल सेकेंड मीटर स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल, 20/3 था तो 20/3, ये आ गया Q/80 का वैल्यू। और आपको थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के की वैल्यू दी है, व्हाट इज के का वैल्यू हियर 0.026 के कैल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन। क्या फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए क्या बोला है, क्या बोला है फाइंड करने के लिए, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब क्या, बताओ तो फॉर्मूला, नो वन एल्स विल स्पीक इन बिटवीन। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी नाम का एक टॉपिक हमने सीखा था, उसमें एक फॉर्मूला डिराइव किया है, तो तुम दोनों में से कोई भी एक मुझे बता दो, व्हाट इज द फॉर्मूला, नो वन एल्स विल स्पीक इन बिटवीन, बताओ। व्हाट इज लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्या था फॉर्मूला, Q/80 इक्वल टू के T2 अपॉन x, वेरी गुड। तो T1 माइनस T2 चाहिए तुमको, तो T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू QX बाय, तो एक काम करते हैं ना, इस K को अलग ही रखता हूं मैं, क्योंकि मुझे Q/80 का वैल्यू पता है, तो X और K अलग से रख देते हैं। हम्म, जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, Q/80 का वैल्यू कितना है 20/3, वेरी गुड। X का वैल्यू क्या है 4 × 10⁻², and what is value of K 0.026, मतलब 26 × 10⁻³ करो उसको सॉल्व। अरे 2 जा 13 जा, हाँ, हो गया। देन हाउ मच, ये 10⁻², 10⁻³ है, तो 10⁻−1 बचा नीचे, वो गया ऊपर, तो 10⁻+1 हो गया, कितना हो गया 10⁻+1, और ये कितना है 40/39, है ना, इंटू 10, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10, मतलब 11-12 के आसपास आंसर आना चाहिए, 10.26, तो 10.26 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, a metal sphere cools from 80 degree to 60 degree in 6 minutes, तो 20 डिग्री फॉल हुआ 6 मिनट में, 80 से 60 इन 6 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 60 to 40 इफ द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। देखो सबसे पहले समझ लो, शुरू में 80 था, सराउंडिंग 30 था, बॉडी 80 पे है, सराउंडिंग 30 पे है, 80 से 60 आने में कितना टाइम लग गया 6 मिनट, 60 से 40 आने में 6 मिनट के ऊपर ही टाइम लगने वाला है। क्यों, मैंने अभी तो बताया, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड द सराउंडिंग। 80 और 30 डिफरेंस था 50, तो कूलिंग फास्ट होगा। उसके बाद 60 आ गया और सराउंडिंग 30 पे है, तो डिफरेंस है 30, तो कूलिंग स्लो होगा। तो आंसर जो भी होगा 6 मिनट के ऊपर होगा। देखो आंसर क्या है ना। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, आपको JEE नीट CET में हेल्पफुल है, रिमेंबर दिस इज ऑल्सो फॉर CET।
क्योंकि ये चैप्टर इंक्लूडेड है सीईटी में। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, लेट अस सी। इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इज आल्सो वेरी इजी। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले मेटल स्फीयर कूल्स फ्रॉम, मतलब पहले केस में डिफरेंस इन टेम्परेचर है आपका कितना, 20। तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है डी थीटा 1, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट केस 80 माइनस 60, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। और एडिशनली टाइम बताया है dt1, कितना आ गया 6 मिनट्स। ओके, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आंसर मिनट्स में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम विल इट टेक, मतलब फाइंड करने के लिए बोला है dt2। इट विल टेक क्या होने के लिए, टू कूल फ्रॉम 60 टू 40, मतलब सेकेंड केस में भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 20 है। और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, विच फॉर्मूला विल यू यूज, d theta by dt is directly proportional to theta minus theta 0, बराबर, करेक्ट है, यही तो था ना न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, सही है। तो अभी क्या करेंगे, हाउ डू यू सॉल्व दिस नाउ, d थीटा बाई डी टी सेकेंड केस का इसको ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, डजेंट मैटर, इज द सेम थिंग। और d थीटा बाई डी टी फर्स्ट केस का सिर्फ रेशो लेना है। जब रेशो लोगे तो क्या लिखोगे, थीटा 2 माइनस थीटा 0 और थीटा 1 माइनस थीटा 0। गुड। d थीटा 2 इसकी वैल्यू कितनी थी, 20, और dt2 तो फाइंड ही करना है। d थीटा 1 20 और dt1 6। थीटा 2 मतलब सेकेंड केस का इनिशियल टेम्परेचर 60 माइनस, जो लिखने की घाई में मत लिखो, थोड़ा ध्यान दो, माइनस सराउंडिंग कितना था, 30। थीटा 1 पहले केस का इनिशियल 80, पहले केस का इनिशियल 80 माइनस 30। ओके, ये 20 हो गया कैंसल, ये 6 गया ऊपर, अपॉन dt2 इक्वल टू ये कितना है, 30। हाउ मच इज दिस, 50। वेरी गुड, सही है। 1 एंड 2 5 2 10, तो व्हाट इज dt2, 10 मिनट्स। तो सेकेंड केस में 10 मिनट लग जाएंगे 20 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए। हो गया क्वेश्चन खत्म। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एग्जाम्पल 7.22। A metal sphere cools at a rate of 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। तो हर एक मिनट में टेम्परेचर 1.6 डिग्री से कम हो रहा है। When its temperature is 70 डिग्री सेल्सियस, तो जब बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री था, उस स्टेज पे हर एक मिनट में 1.6 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो रहा है। At what rate will it cool? When its temperature is 40 डिग्री सेल्सियस, the temperature of surrounding is 30 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। आपको ऑलरेडी पता है जितना बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा होगा उतना कूलिंग फास्ट होता है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर 70 था, सराउंडिंग 30 था, हर मिनट में कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा था, 1.6। उन्होंने पूछा है कि जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा, सराउंडिंग तो 30 पे ही है, तो अब कितना टेम्परेचर फॉल होगा पर मिनट में, बराबर। तो 1.6 से आंसर कम आना चाहिए, है ना। क्या आंसर है, सॉल्व एग्जाम्पल है, ओके। तो कम आना चाहिए, कम क्यों आना चाहिए, क्योंकि बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड द सराउंडिंग, ये कम हो गया तो कूलिंग स्लो होगा अब। तो आंसर आपका जो भी आएगा वो आपका 1.6 से कम आएगा। तो लेट अस सॉल्व दिस सिंपल। अभी आपको यहाँ पे दिया क्या है, आपको d थीटा बाई dt1 पहले केस का दिया हुआ है 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, और डिग्री सेल्सियस पर मिनट दिया है, इसके लिए हमको समझ में आया कि पूरा d थीटा बाई dt1 है ये। पिछले केस में क्या किया था हमने, d थीटा अलग लिखा था, क्योंकि वहां क्या बोला था,
80 से 60 हुआ, मतलब ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर इज 20। टाइम अलग से दिया था, कितने टाइम में होता, 6 मिनट में, तो वहां पे मैंने dt अलग लिखा था। यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोला है, डिग्री सेल्सियस पर मिनट, मतलब टेम्परेचर अपॉन टाइम, तो डी थीटा बाई dt1 ऐसा आपको दिया है। और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर, सेकेंड टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। और आपको पूछा क्या है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, डी थीटा बाई डी टी 2 ऐसा पूछा है। तो विच फॉर्मूला विल यू अप्लाई, द सेम अगेन, सेम मतलब क्या, डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो। तो एक काम करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसको, डी थीटा बाई डी टी 2 डिवाइडेड बाई डी थीटा बाई डी टी 1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा 2 माइनस थीटा जीरो अपॉन थीटा 2 थीटा 1 माइनस थीटा जीरो। व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी 1, ये तो 2 है ना, 1 कितना है, 1.6, 1.6। व्हाट इज थीटा 2, व्हाट इज थीटा 2, 40, थीटा 1, थीटा 1, थीटा 1 70, सराउंडिंग तो 30 है वो तो पता ही है। ओके, तो ये आ गया आपका 10/40, मतलब 1/4, 1/4। तो डी थीटा बाई डी टी 2, ये 1.6 वहां शिफ्ट कर दिया, तो 1.6/4 मतलब कितना, 0.4 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। हो गया क्वेश्चन खत्म।